पार्ट 2 का आप यहाँ पर एक सिपाही की तरह उपस्थित हुए हैं और माननीय वामन मेश्राम जी ने ये यात्रा निकालकर एक बहुत बड़ा मैसेज इस देश की सरकार को दिया है कि अगर आप मनमानी करना चाहेंगे तो हम वो मनमानी नहीं होने देंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा वोट जो हम दे रहे हैं अपने उस व्यक्ति को जिसको हमें संसद में भेजना है, उस व्यक्ति को हम अपने अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि ये मात्र एक वोट नहीं होता है, ये वो सारे अधिकार होते हैं जो हम अपने जनप्रतिनिधि को देकर भेजते हैं। लेकिन क्या वो वोट सही हमारे उस प्रतिनिधि तक पहुंचता है? नहीं, क्योंकि बीच में रुकावट बनती है ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन एक ऐसा जहर है जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वो उसके ऊपर उसको जहरीला असर हुआ है। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो क्या हमने ऐसी आज़ादी की कल्पना की थी कि हम एक आज़ाद देश में भी एक इस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे, इस तरह की संख्या में हम बहुसंख्यक ऐसे लोग बन जाएंगे जहां हम अपनी बात नहीं कह सकते? आप देखिएगा कि जब से सत्ता में आरएसएस सपोर्ट से भाजपा की सरकार आई है तब से सारे अधिकार देश में छिन चुके हैं। आपकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो छिन चुकी है। आज आप देख लीजिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे नेताओं के साथ क्या हो रहा है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसी सरकार मुसल्लत है जिसने कि हमारे सारे अधिकारों का हनन किया है, और ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिससे कि ये साबित नहीं होता कि जो वोट हमने डाला है कि वोट उसी को मिला है। ऐसी क्या वजह है कि हम लोग अपना वोट अपने उस व्यक्ति को देते हैं जो टिकट हमारी पार्टी के से लेकर आया होता है, लेकिन वो वोट जाता है भाजपा को। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल से, ये 9 साल हो चुके हैं, आने वाले टाइम में हमें 2013 में वामन मेश्राम जी ने बताया था कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, आने वाली सरकार भाजपा की होगी, और इसी प्रकार 2014 में भाजपा की सरकार आई, पूर्ण बहुमत से आई, और उसके बाद 2019 में आई। अगर आप ये चाहते हैं कि देश में सत्ता परिवर्तन हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अधिकार सुरक्षित हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो आने वाली नस्लें हैं वो स्वतंत्र भारत में आज़ादी के साथ अपना जीवन जिए, आज देख लीजिए आज देश का ये हाल है कि इस देश में हम लोग स्वतंत्र होके भी स्वतंत्र नहीं हैं। हमें ऐसा बना दिया गया है कि कोई वो पढ़ा लिखा है या फिर वो एक गरीब मजदूर है, वो बोलने से डरने लगा है। क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं हमें पकड़ेंगे और पुलिस थाने में डाल देंगे। कितने नौजवान, कितने लोग हमारे क्रांतिकारी जेलों में जो हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनके लिए हक की आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश से ईवीएम मिटा दी जाए तो आपको वामन मेश्राम जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। इस देश को आज़ाद करना होगा मेरे भाइयों। ये देश आज़ाद नहीं है, बल्कि 1947 में भी सत्ता हस्तांतरण हुआ था और अभी भी इस देश में सत्ता हस्तांतरण होता आ रहा है। पहले कांग्रेस के रूप में हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत थे, आज वो हमारे ऊपर भाजपा के रूप में मुसल्लत हैं। सोचने की बात यह है कि जब 1947 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्रांतिकारी बने और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी, क्या उन्होंने ये सोचा था कि एक दिन भारत इस स्थिति में आके खड़ा हो जाएगा जहां उसकी आने वाली नस्लें बोल भी नहीं पाएंगी, जहां उनके साथ जो है वो एक इस तरह का व्यवहार किया जाएगा कि आपको एक बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना हो। आज क्या वजह है कि जो हमारे अपने लोग हैं जिनको हमने चुन कर सत्ता में बनाकर भेजा, जिनको हमने अलग अलग पार्टियों में वोट देकर भेजा, क्यों वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते? इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा को छोड़कर भारत में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन दल के सारे अध्यक्ष जाएं और भारत निर्वाचन आयोग में लिखित रूप में दें कि हम जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है वो इलेक्शन हम ईवीएम से नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर से वो इलेक्शन चाहते हैं। फिर कोई हमें हरा कर दिखाए, हम बता देते हैं, हम इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ हम सरकार में आएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब ईवीएम हमारे बीच से हट जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जिसको एक बार सत्ता का चस्का लग जाता है वो बहुत मुश्किल से उस जगह को छोड़ता है। एक कहावत क्या, एक आर्टिकल आया था इस चीज़ पर कि जब 1914 से पहले ब्रिटिश लोग यहाँ राज करते थे और जो लोग यहाँ से रिटायर होने के बाद वापस इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड की सरकार उन लोगों को वहाँ पर कोई पद नहीं देती थी, उनको वहाँ रिटायर कर देती थी। क्यों?
क्योंकि उनको पता था कि ये लोग भारत से आए हैं और इन्हें गुलामी की आदत है, ये लोग गुलामी करवाते हैं। अगर हमने इनको यहाँ पे कोई पोस्ट दे दी है, इनको यहाँ इनका कार्यकाल आगे बढ़ा के रखा, तो फिर ये हमारे ब्रिटिश लोगों को भी गुलाम बना देंगे। सिर्फ ये इस वजह से उन लोगों को वहाँ पर जो है वो नहीं दी जाती थी उन लोगों को नौकरी, और उनको रिटायर कर दिया जाता था। लेकिन अब वही सत्ता जो कि तू हस्तांतरित हुई है, अब वो लोग गए हैं, अब हमारे ही लोग हम पर राज कर रहे हैं। हम लोगों को ही उन्होंने बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। आप सोचिए कि अगर आज जितना भी हम बोल रहे हैं, इस पे भी बहुत सवाल उठते हैं, इस पे भी आपको विचार जो आप अपने बोलते हैं उस पर भी आपको होता है कि आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो संसद हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कोई भी हो, वो डरती है बोलने से। सब बंधुआ मजदूर हो गए हैं। आपको वो दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, आपको वो सुनाया जाता है जो वो सुनाना चाहते हैं। आपको सच्चाई अगर देखनी है, इस अंधेरे में अगर आपको रोशनी की किरण कोई दिखा रहा है, तो वो वामन मेश्राम जी हैं। और वामन मेश्राम जी के इस लड़ाई में इस मशाल, एक मशाल से हजारों मशाल आपको जलानी पड़ेगी। और कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू हुई है, ये यात्रा इस बात का सबूत बनेगी, ये एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं ये तो नहीं कहती कि अचानक इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये देश असलियत में आज़ाद होगा। ऐसा आज़ाद होगा कि आपकी आने वाली जनरेशन, आपके आने वाले बच्चे खुली हवा में सांस ले पाएंगे। और माननीय काशीराम जी एक बात कहा करते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जनता द्वारा, जनता की बनाई हुई सरकार चलती है। और अगर एक मजबूर सरकार होगी, अगर वो जनता के हित में फैसले नहीं करेगी, तो हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अगर कोई मजबूत सरकार बनेगी, तो वो सरकार निरंकुश हो जाएगी। जिस प्रकार आज आपके सामने उदाहरण के रूप में भारत की सरकार है, वो निरंकुश हो चुकी है। वो हर जगह, हर क्षेत्र में उसने अपने आप को इतना ज़्यादा स्थापित कर लिया कि वो तो इतने बड़े बड़े आगे के वो बना के बैठे हैं प्लानिंग कि उन्हें आगे 25 साल तक और राज करना है। किस चीज़ से वो राज करेंगे? कैसे वो राज करेंगे? EVM के थ्रू राज करेंगे। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा कि अलाउद्दीन के पास एक चिराग होता था, जिसको मालिक जब भिजता था तो उसमें से जिन निकलता था, और वो जिन कहता था जो हुक्म मेरे मालिक आपका, मैं वो काम करूंगा। इसी प्रकार जिसके हाथ में आज EVM है, उस EVM मशीन में से हर 5 साल में एक भूत निकलता है, और जो वो मालिक चाहता है वो करता है। EVM मशीन जब जब इस्तेमाल होगी, तब उसमें से वो भूत निकलेगा और सत्ता उन्हीं की आएगी। तो इससे पहले ये है कि वो फिर से हमारे सर पे मुसल्लत हो, आपको उस चिराग को, यानी उस EVM मशीन को तोड़ के फेंकना होगा, और अपने आप को एक स्वतंत्र भारत के लिए, आज़ादी की लड़ाई का एक अपने आप को सिपाही बनाना होगा। मेरे भाइयों, आपको मेरी बात अगर समझ में आई है, तो मैं आपको फिर यही कहूँगी कि अपने लिए नहीं, आज के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए, अपने देश के संविधान के लिए, अपने देश की लोकतंत्र प्रणाली को बचाने के लिए, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर एक उपहार भी है और एक हमारे ऊपर एहसान भी है उनका। लेकिन क्या उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी अपने परिवार को खोकर, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, क्या हम उन्हें ऐसे ज़ाया जाने देंगे? क्या इसलिए ये देश आज़ाद हुआ था? क्या हमारे पुरखों ने इसीलिए ये आज़ादी ली थी कि हम उस तरह से धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चला कि हमें कैद कर लिया गया, कब को हमारे अधिकारों को खींच लिया गया, ख़त्म कर लिया गया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हम मूल निवासी, आज हम बहुजन समाज के लोग यहाँ पर हैं। मैं देख रही थी जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो मैंने देखा कि माननीय हमारे मोदी जी ने जो है वो गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। क्यों उस नई संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई गई? क्यों नहीं लगाई गई? और किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सिर्फ एक मात्र चित्र लगाकर, एक फोटो लगाकर बाबा साहब का इतिश्री कर ली गई। ये संसद किसकी वजह से है? ये लोकतंत्र किसकी वजह से है? ये संविधान किसकी वजह से है? ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। दूसरी दुनिया में विदेशी मुल्क हमारे बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और हमारा देश, जिस देश का एक पवित्र हमारा जो संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान के निर्माता की वहाँ जगह नहीं दी गई। ये बहुत शर्म की बात है। ये उनके लिए नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और अभी तक मैंने शायद कोई आवाज़ सुनी भी नहीं कि किसी ने आवाज़ उठाई हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा उस नई संसद में लगाई जाए। क्यों? क्योंकि वो मात्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं है, वो 85% लोगों की एक
रोल मॉडल हैं जिनको देखकर इंसान अपने आज़ादी के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की ओर देखता है। अगर इसी तरह से ईवीएम के द्वारा इलेक्शन होता रहा तो संविधान खत्म हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अभी भी उन्होंने अपने जो संसद में भाषण दिया था मोदी जी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 25 साल तक जितने भी नए कानून बनेंगे वो आपके लिए बनेंगे। इसका मतलब आपने गारंटी है कि आप 25 साल तक इस सरकार में बने रहेंगे? 25 साल तक आप इस सरकार में बने रहेंगे? आपको पता है कि आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। तो इसलिए जागिए, जागिए। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हम जो भी मंच मिलता है उस मंच से आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो सोकर ऐसे जागे हुए हैं कि ना तो वो जाग ही रहे हैं ना ही वो सो ही रहे हैं। अभी एक भाई ने शेर भी कहा था कि एक मुर्दे को खाना खिलाओ तब वो खाना खा लेता है, लेकिन जब उसे लात मारो तब वो चिल्लाता है, अदरवाइज वो पड़ा रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस देश में हम वापस अपने, क्योंकि हम कभी शासक वर्ग रहे हैं और अभी भी हमें शासक ही रहना है। हमारे से जिस तरह से सत्ता हम लोगों से ले ली गई और जिस तरह से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और जिस प्रकार से भारत पूरा का पूरा भाजपा और आरएसएस के हाथ में आ चुका है, वो बहुत ही गंभीर विषय है। ये सिर्फ मात्र हमारे देश की चिंता ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर हम लोगों के लिए वो लोग सोचते हैं, विश्व के लोग, कि हम लोगों ने तो उन लोगों का साथ दिया था जो मजबूर थे, जो वंचित थे, हमने उनका साथ दिया था, लेकिन इन्होंने तो खुद ही अपने आप अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ और मेरा आह्वान फिर से एक बार यही बात मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल कृपया करके लिख के दें कि 24 का इलेक्शन हम ईवीएम से नहीं चाहते, हम बैलेट पेपर से चाहेंगे। और इसका उदाहरण ये है कि 18 की 18 मेयर सीटें ईवीएम से हुई और वो 18 के 18 भाजपा जीत गई, और जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ है वहाँ जो है अदर पार्टी जो है वो उसमें आई है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपना विराम करती हूँ। इसी के साथ जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।